नमस्ते दोस्तों, कैसे हो भाई? सब बढ़िया हो? चलो, आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम देखें भैया, क्या नाम है उस चैप्टर का? उस चैप्टर का नाम है मानव में भ्रूणीय परिवर्धन। मानव में भ्रूणीय परिवर्धन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन, मानव में भ्रूणीय परिवर्तन। देखो मित्रों, कल अपन ने एक चीज पढ़ी थी, वो पढ़ा था निषेचन। निषेचन होने के बाद की प्रोसेस है, यानी कि भ्रूणीय परिवर्तन। निषेचन के बाद भ्रूण का रोपण हो जाता है। अब रोपण होने के बाद उसमें क्या क्या क्रियाएं होती है, या निषेचन के बाद क्या क्रियाएं होती है, वो सारी की सारी इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे अपन। देखें भैया, मैं उस थोड़ा सा कल वाले की तरफ चलता हूं, तो मैंने बताया था कि एक होता है नर और एक होती है मादा। ठीक है, ये दोनों एक क्रिया करते हैं, उस क्रिया को कहते हैं मैथुन क्रिया। क्या बोलते हैं भैया? मैथुन क्रिया। मैथुन क्रिया, और मैथुनांग के द्वारा की जाती है, अंगों के द्वारा, मैथुनांग के द्वारा की जाती है। उस मैथुन क्रिया के दौरान नर तो करता है शुक्राणु का स्त्राव, और मादा करती है अंडाणु का स्त्राव। ठीक है दोस्तों, नर करता है शुक्राणु का, मादा करती है अंडाणु का स्त्राव। कब करते हैं? मैथुन क्रिया के दौरान। और ये अंडाणु और शुक्राणु जब आगे जाके मिल जाते हैं, संयुग्मित हो जाते हैं, तो उस क्रिया को कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। निषेचन, ठीक है। और निषेचन के अंदर जो प्रोडक्ट बना उसको कहेंगे युग्मनज। युग्मनज, और वो युग्मनज कैसा होता है? द्विगुणित होता है। कैसा होता है सर? द्विगुणित होता है। देखो, मैंने कल नाम बताया था, शुक्राणु और अंडाणु को अपन युग्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? युग्मक कहेंगे। युग्मक कहेंगे। इसको भी युग्मक बोलूंगा मैं, इसको भी युग्मक बोलूंगा, यानी कि ये भी एन हुआ, एक ही गुण है, ये भी एन हुआ, एक ही गुण है। ठीक है, आगे जाके मिल जाते हैं, उस क्रिया को, मिलने वाली क्रिया को निषेचन कहते हैं। बनने वाला प्रोडक्ट युग्मनज कहलाएगा, वो द्विगुणित होगा, यानी कि इसके भी गुण इसमें आ जाएंगे, यानी कि ये 2n हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। सर ये निषेचन होता है। निषेचन की क्रिया मैंने बताई थी, कहां संपन्न होती है भैया? तो बता सकते हैं आप, फैलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है, और फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होती है। ये चीज यहां तक अपन ने कल पढ़ी थी, और कैसे होता है निषेचन, सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी मित्रों। अब देखो, अब अपन ने उस चैप्टर में लास्ट लाइन लिखी थी, उस लास्ट लाइन से ये चैप्टर स्टार्ट करना है। उस चैप्टर की हमारी लास्ट लाइन थी मित्रों कि ये जब युग्मनज है, युग्मनज में, अब ये वाला युग्मनज में कोशिकीय विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिकीय विभाजन होता है। युग्मनज में कोशिकीय विभाजन होता है। अब देखो, युग्मनज में कोशिकीय विभाजन होता है, निषेचन होगा, कहाँ हुआ? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में हुआ। अब ये युग्मनज है, इस युग्मनज में कोशिकीय विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिकीय विभाजन होता है।
ध्यान रखना मित्रों, इसमें कोशिकीय विभाजन होता है, युग्मनज के अंदर कोशिका के अंदर विभाजन होता है। लेकिन वापस बहुत ही अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली बात है, युग्मनज में कोशिकीय विभाजन होता है, बट नीचे लाइन लिख रहा हूं मैं, युग्मनज में कोशिकीय विभाजन होता है तो कोशिका की संख्या बढ़ती है, कोशिका की संख्या बढ़ती है, परंतु युग्मनज का आकार वही रहता है, युग्मनज का आकार वही रहता है। बहुत ही अच्छी लाइन है भैया। युग्मनज में कोशिकीय विभाजन होता है तो कोशिका की संख्या बढ़ती है, परंतु युग्मनज का आकार वही रहता है, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कोशिका की संख्या बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? कोशिका की संख्या बढ़ेगी। आकार वह का वह रहता है, वही रहता है, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है मित्रों, अब यहां से आगे स्टार्ट करते हैं। मानव में भ्रूणीय परिवर्तन, कैसे भ्रूणीय परिवर्तन होता है, यह लाइन याद रखना भैया। ठीक है, अब देखें, मानव में भ्रूणीय परिवर्तन, युग्मनज में कोशिकीय विभाजन होता है, परंतु युग्मनज के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आकार वही का वही रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे इसके अंदर कोशिकीय विभाजन होता है और भ्रूण का कैसे कैसे विकास होगा और आगे भ्रूण कैसे ठहर जन्म तक, आगे आगे कहां तक पढ़ेंगे, बच्चे के जन्म तक पढ़ेंगे, 9 महीने तक पढ़ेंगे, सारी चीज पढ़ेंगे। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, इधर मैंने बताया था युग्मनज में कोशिकीय विभाजन होता है, तो मैं लिख रहा हूं इधर युग्मनज में कोशिकीय विभाजन होता है। भाई उसकी कोशिका की संख्या बढ़ेगी, युग्मनज के अंदर कोशिका की संख्या बढ़ेगी। तो अब मैंने लाइन लिखी, युग्मनज में कोशिकीय विभाजन होता है। सर वो कोशिकीय विभाजन होता कैसा है? तो मैं बता सकता हूं कि युग्मनज में कोशिकीय विभाजन कैसा होता है, तो विभाजन होता है भैया समसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होगा रे? समसूत्री विभाजन होगा। जब समसूत्री की प्रारंभिक अवस्थाएं होती है तो उस प्रारंभिक अवस्था को विदलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदलन बोलते हैं। ध्यान रखना, एक एक चीज को बहुत ध्यान से रखना और पेन और रजिस्टर पास में रखना, नोट करते जाना साथ साथ में। ठीक है, एक बार देखो, दूसरी बार जब देखो तो नोट कर लेना, बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। युग्मनज में कोशिकीय विभाजन होता है और वो विभाजन कैसा होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन की प्रारंभिक अवस्थाओं को विदलन कहते हैं। जब ये कोशिकीय विभाजन होता है तो एक कोशिका उसकी 2 बनी, 2 से क्या बनी? 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 बनी, 16 से क्या बनी? 16 से 32 बनी, 32 से 64 बनी। ऐसी कोशिकाओं की आगे से आगे समसूत्री विभाजन होता है उनमें। तो समसूत्री विभाजन युग्मनज में कोशिकीय विभाजन होता है। कैसा विभाजन? समसूत्री विभाजन। उस विभाजन की प्रारंभिक अवस्था को विदलन कहते हैं। और जब कोशिका की संख्या 8 से 16 हो जाती है भैया, कितनी हो जाती है? 8 से 16
सेल बन जाती है, 8 से 16 सेल्स बन जाती है, तब उसको नाम देते हैं भैया, हिंदी में तो कहते हैं तूतक, हिंदी में कहते हैं तूतक और अंग्रेजी में कहते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं भैया? मोरूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोरूला बोलेंगे। हिंदी में बोलते हैं तूतक, अंग्रेजी में बोलते हैं मोरूला। अब देखो, और इस तूतक बनने की क्रिया को तूतक भवन कहते हैं। तूतक भवन या तूतक के निर्माण को तूतक भवन कहते हैं। तूतक के बनने की क्रिया को तूतक भवन कहते हैं। ठीक है, जब ये कोशिका 8 से 16 बन जाती है, 16 कोशिका, तो तूतक बोलेंगे, मोरूला बोलेंगे। मोरूला बनने की क्रिया को तूतक भवन कहते हैं। मोरूला निर्माण की क्रिया को तूतक भवन कहते हैं। ठीक है, अब इस तूतक के अंदर ध्यान रखना, अब इस तूतक की कोशिकाओं की बाह्य परत, भाई मान लो ये कोशिका है, इसकी बाहर वाली परत चपटी होती है, तो मैं यहां लाइन लिख रहा हूं, तूतक की बाहर की, तूतक कोशिकाओं की, तूतक की बाहर की परत चपटी होती है, चपटी होकर, ऐसे लिख दो, चपटी होकर एक परत बनाती है, चपटी होकर एक परत बनाती है, एक परत बनाती है। और उस परत को क्या कहते हैं? उस परत को भैया पोषकोरक कहते हैं। पोषकोरक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषकोरक कहते हैं। ध्यान रखना, उसको क्या कहेंगे? पोषकोरक कहेंगे। और इस पोषकोरक में, और ये कहां होती है? सारी क्रिया कहां होती है? ये भैया यहां से निषेचन होने के बाद में सारी क्रिया चालू हो जाती है और गर्भाशय के अंदर ये क्रिया होती है। तो अब पोषकोरक तो हो गया सर, पोषकोरक हो गया। अब पोषकोरक कैसे, क्या हुआ? पोषकोरक बाह्य भित्ति। अब गर्भाशय के अंदर तरल स्त्रावित होता है, तो गर्भाशय तरल स्त्रावित होता है, तो मैं लिख सकता हूं गर्भाशय तरल के कारण, गर्भाशय तरल के कारण ये परतें, अब भाई जैसे ये क्या है? मोरूला है, इसकी ये बाहर की परत है, चपटी होती है। अब इसके अंदर जो तरल जाएगा ना, तो ये दूर सरकेगी, क्या करेगी? इससे दूरी तो जाएगी, तरल अंदर जाएगा तो दूर जाएगी, यानी कि गर्भाशय तरल के कारण पोषकोरक, गर्भाशय तरल के कारण पोषकोरक क्या होती है भैया? आंतरिक सेल कोशिका से दूर जाती है तथा एक गुहा का निर्माण करती है, एक गुहा बन जाती है। क्या बन, ये जब दूर जाएगी, भाई ये है, अब ये परत है, ये दूर चली जाएगी तो ये एक गुहा हो गई। क्या हो जाएगी? ये गुहा बन जाएगी अंदर वाली। अब गर्भाशय तरल के कारण पोषकोरक आंतरिक सेल से दूर जाती है, दूर जाती है तो एक गुहा का निर्माण हो जाता है।
अब वो गुहा को क्या कहेंगे? उस गुहा को कहेंगे भैया कोरक गुहा। क्या कहेंगे? कोरक गुहा। क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे कोरक गुहा। अब इस कोरक गुहा की परतें, यानी कि पोष कोरक बहुत दूर चला गया तो कोरक गुहा हुई, गुहा बन गई, उस गुहा को कोरक गुहा कहते हैं। अब देखो, अब क्या होता है कि इस पोष कोरक की परतें बहुत ज्यादा जब तरल स्त्रावित होता है तो आप लिख सकते गर्भाशय तरल ज्यादा स्त्रावित होने से पोष कोरक की परतें बहुत चपटी होती है, और बहुत चपटी होती है तो उसको एक नाम देते हैं भैया, उसको नाम देते हैं कोरक पुटी। क्या नाम देते हैं? कोरक पुटी। क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे भैया कोरक पुटी। बहुत इजी है, आपको एकदम समझ में, एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। उसको क्या कहेंगे? कोरक पुटी। कोरक पुटी। क्या बोलेंगे? कोरक पुटी। बस कोरक पुटी ध्यान रखना है। अब मैं वापस बोल रहा हूं, देखो युग्मनज में कोशिका विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है सर? समसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन की प्रारंभिक अवस्थाओं को विदलन कहते हैं। और समसूत्री विभाजन होता है तो 8 से जब 10 सेल बनती है तो एक ठोस अवस्था बनती है। मैं इधर लिख सकता हूं ठोस अवस्था। कैसी अवस्था बनती है? ठोस अवस्था बनती है। कैसी अवस्था बनती है? ठोस अवस्था बनती है। और उस ठोस अवस्था के अंदर 8 से 10 सेल होती है। उस 8 से 10 सेल की संरचना को तूतक या मोरूला कहते हैं। मोरूला निर्माण की क्रिया को तूतक भवन कहते हैं। तूतक बनने की क्रिया को तूतक भवन कहते हैं। और उस तूतक की बाहर की परतें चपटी होकर एक परत का निर्माण करती है, उसे पोष कोरक कहते हैं। अब पोष कोरक के अंदर देखो, पोष कोरक के अंदर गर्भाशय तरल के, ये गर्भाशय में सारी क्रिया होती है। अब गर्भाशय तरल के कारण, गर्भाशय के अंदर तरल बहता है, उस तरल के कारण पोष कोरक आंतरिक सेल से, जो पहले वाली सेल थी उससे दूर जा रही है, दूर जाएगी तो एक क्या बनेगी? एक गुहा का निर्माण होता है। और उस गुहा को क्या कहेंगे? कोरक गुहा कहेंगे। और उस कोरक गुहा के अंदर और ज्यादा गर्भाशय तरल ज्यादा स्त्रावित होने से पोष कोरक बहुत चपटी होती है, बहुत परत होती है। पोष कोरक की परत बहुत चपटी होती है, तो बहुत ज्यादा चपटी होने पर उसको कोरक पुटी बोलते हैं भैया। क्या बोलेंगे? कोरक पुटी। अब ध्यान रखो, इस मोरूला से लगाकर कोरक पुटी तक की क्रिया को कोरक भवन कहते हैं। इस मोरूला से लगा के कोरक पुटी तक की क्रिया को क्या कहेंगे? तो मैं इधर लिख सकता हूं तूतक से कोरक भवन, तूतक से कोरक पुटी तक की क्रिया को कोरक भवन कहते हैं। बस कोरक भवन कहते हैं टापरों। ठीक है, वापस देखो, बता रहा हूं मैं सर, समझ में नहीं आया मैं तो वापस देखो, आएगा जाएगा कहां? आना ही पड़ेगा इसको समझ में। कहां जाएगा ये? देखो, युग्मनज में कोशिकीय विभाजन होता है, इतना तो पता है आपको। उसमें समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन की प्रारंभिक अवस्था को विदलन कहते हैं।
जब समसूत्री विभाजन कोशिका के अंदर होता है तो कोशिका की संख्या बढ़ती है। 8 से जब 10 सेल बनती है, 8 से जब 16 सेल बनती है तो उसको तूतक बोलते हैं, या तूतक को मोरूला बोलते हैं। वो ठोस अवस्था होती है और उस ठोस अवस्था को तूतक यानी कि मोरूला बनने की क्रिया को तूतक भवन कहते हैं। तूतक की बाहर की परतें चपटी होकर एक परत बनाती है जिसे पोषकोरक कहते हैं। अब पोषकोरक कहते हैं। गर्भाशय, ये सारी क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय के अंदर होती है। गर्भाशय तरल के कारण पोषकोरक आंतरिक सेल से दूर जाती है तथा एक गुहा का निर्माण, आंतरिक सेल से दूर जाएगी, अंदर वाली सेल से परतें क्या दूर जाएगी तो एक गुहा का निर्माण होगा बीच में। वो गुहा क्या कहलाएगी? कोरक। वो क्या कहलाएगी भैया? कोरक गुहा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कोरक गुहा कहलाएगी। अब इस कोरक गुहा के अंदर गर्भाशय से ज्यादा तरल स्त्रावित होता है तो उसकी पोषकोरक की परतें और चपटी होती है तो उसको कहते हैं कोरक पुट्टी। अब इस तूतक से लगा के कोरक पुट्टी तक की, तूतक से कोरक पुट्टी तक की क्रिया को कोरक भवन कहते हैं, ब्लास्टूला बोलते हैं भैया। उसको क्या बोलते हैं? उसको कोरक भवन बोलते हैं। सर फिर ही कोना है समझ में, मारवाड़ी में बता दो। चलो मारवाड़ी में बताओ। देखो, एक युग्मनज हुआ है, युग्मनज में कोशिका विभाजन हुआ है। कोशिका विभाजन किससे हुआ है? समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ है। 2 कोशिका विभाजन हुए, एक अर्धसूत्री विभाजन हुए, एक समसूत्री विभाजन हुए। समसूत्री विभाजन की प्रारंभिक अवस्था हुए नी मायने जन बिन बोलिया करे विदलन, ठीक है, बिन काई बोलिया करे विदलन बोले। जब भी कोशिका विभाजन हुए जन एक 8-16 कोशिका बने बिन बने जन एक ठोस अवस्था बने ठोस अवस्था बने जन बिन काई कहवे भी अवस्था को एक नाम देवा, पा हिंदी में नाम काई देवा, तूतक कहवा, और अंग्रेजी माइन काई कहवा, मोरूला कहवा, और तूतक भवन। तूतक के बनने वास्ते की निर्माण की क्रिया हुआ बिन तूतक भवन किया करा, ठीक है। तूतक की बाहर की परतें चपटी होकर एक परत बना। तूतक है अभी बाहरली परता है जो कि चपटी हो जावे, कहीं हो जाओ चपटी हो रही एक परत की निर्माण करे बिन परत ने कहीं के मां पोषकोरक के मां। अभी पोषकोरक के मायने तरल स्त्रावित हुए, यानी कि आंतरिक कोशिका और भी चपटी कोशिका पोषकोरक के बीच एक कहीं हुए गर्भाशय तरल स्त्रावित हुए। वो तरल स्त्रावित हुए जन आंतरिक परत आगे सिरक जावे जन एक कहीं हो जावे गुहा बन जावे, एक जगह बन जावे खाली जगह कहीं के वहां कोरक गुहा के वहां। कोरक गुहा में जब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गर्भाशय तरल स्त्रावित होने पर कोरक पुट्टी की परतें बहुत चपटी हो जाती है, यानी कि बाहरली परतें बहुत ज्यादा चपटी हो जाए जन बिन कहीं के वहां कोरक पुट्टी के वहां, कहीं के वहां कोरक पुट्टी के वहां। अब इस तूतक को लगाए कोरक पुट्टी तक की क्रियान कहीं के वहां कोरक भवन के वहां, कहीं के वहां कोरक भवन के वहां, ठीक है टाबरा। एकदम इजी है, 2-3 बार देखें आप पढ़े ये समझ में आ गए तो सारी चीज समझ में आ गई आपको। पढ़ बीएससी का पूरा समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखो ये हो गई कोरक पुट्टी तक का निर्माण, ठीक है। अब इस कोरक पुट्टी, ध्यान रखना, इस कोरक पुट्टी, ये कोरक पुट्टी सारी क्रिया गर्भाशय में होती है। अब कोरक पुट्टी के लाइन लिख रहा हूं मैं, कोरक पुट्टी के गर्भाशय, कोरक पुट्टी के गर्भाशय से चिपकने की क्रिया को, कोरक पुट्टी के गर्भाशय से चिपकने की क्रिया को रोपण कहते हैं। रोपण कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? रोपण कहते हैं टाबरा। क्या कहते हैं? रोपण कहते हैं। कोरक पुट्टी में गर्भाशयों चिपक जावे जन बिन कहीं के वहां रोपण के वहां, ठीक है। जन कोरक पुट्टी चिपक जावे। अब देखो एक दूसरी लाइन है कि जब कोरक पुट्टी गर्भाशय के अंत, गर्भाशय के अंत स्थापित, गर्भाशय में ऐसे लिख दो, गर्भाशय में अंत स्थापित
हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? आरोपण कहते हैं। तो उसे आरोपण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? देखें भैया, कोरकपुटी के तक के निर्माण की क्या कहते हैं? कोरक भवन कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब दो बातें ध्यान रखना आप। पहली बात ध्यान रखना सर, कौन सी बात है? पहली बात ध्यान रखना कि कोरकपुटी ध्यान रखना, कोरकपुटी गर्भाशय के चिपकने, कोरकपुटी गर्भाशय के चिपकने को गर्भाशय से कोरक, ऐसे लिख दो आप, समझ में आएगा। थोड़ी सी सिंपल लाइन ले लेते हैं अपन, भाषा सिंपल ले लेते हैं। देखें, ऐसे लिख लो, गर्भाशय से कोरकपुटी, गर्भाशय से कोरकपुटी चिपकने को रोपण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? रोपण कहते हैं। गर्भाशय से कोरकपुटी क्या होती है? चिपक जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको रोपण कहते हैं। ध्यान रखना। अगली बात ध्यान रखना, गर्भाशय के जब कोरकपुटी गर्भाशय में, ऐसे लिख दो, गर्भाशय में अंतः स्थापित हो जाती है, तो अंतः स्थापित हो जाती है, तो ध्यान रखना, अंतः स्थापित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आरोपण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आरोपण कहते हैं। आरोपण कहते हैं। जब कोरकपुटी गर्भाशय में अंतः स्थापित हो जाती है उसको आरोपण कहते हैं। और चिपकने वाली क्रिया को, गर्भाशय से कोरकपुटी चिपकने को रोपण कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप। यहां तक रोपण आरोपण हुआ। अब देखो नीचे वाली एक लाइन और, बहुत ही अच्छी लाइन है। आरोपण के पश्चात, आरोपण के पश्चात गर्भाशय में 3 जनन स्तर का निर्माण होता है। 3 जनन स्तर का निर्माण होता है। सर वो 3 जनन स्तर ऐसे लिख सकते हैं, 3 जनन स्तर का निर्माण होता है। आरोपण के पश्चात गर्भाशय में 3 जनन स्तर, वो जनन स्तर कौन से सर? उनके नाम बता दो तो आप कोष्टक में बता देना। 3 जनन स्तर के नाम, एक्टोडर्म, कोमा नंबर 2 मीसोडर्म और कोमा नंबर 3 एंडोडर्म कोष्टक में लिख दिया। तो लाइन पूरी करो। आरोपण के पश्चात गर्भाशय में 3 जनन स्तर का विकास होता है।
तो उसे गैस्ट्रूला भवन कहते हैं, गैस्ट्रूला भवन कहते हैं। पता चल गया गैस्ट्रूला भवन। आरोपण के पश्चात गर्भाशय में 3 जनन स्तर का निर्माण होता है तो उसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रूला भवन कहते हैं। देखो वापस बता रहा हूं, युग्मनज में कोशिका विभाजन हुआ, समसूत्री हुआ, विदलन हुआ, विदलन समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री की प्रारंभिक अवस्था को विदलन कहेंगे। 8 से 10 सेल बनेगी, ठोस अवस्था होगी, वो 8 से 10 सेल बनेगी, उसको तूतक या मोरूला कहेंगे। उसके निर्माण को तूतक भवन कहेंगे। तूतक की बाहर की परत चपटी होकर एक परत बनाती है जिसे पोष कोरक कहते हैं। गर्भाशय तरल के कारण पोष कोरक आंतरिक सेल से दूर जाती है तथा एक गुहा का निर्माण करती है, कोरक गुहा कहते हैं उसको। गर्भाशय पर ऐसे लिखना, गर्भाशय पर ज्यादा स्रावित, गर्भाशय तरल ज्यादा स्रावित होने पर पोष कोरक की ज्यादा स्रावित होने पर, ऐसे लिख देना, होने पर पोष कोरक की परत बहुत चपटी होती है जिससे कोरक पुटी बनती है। क्या बनती है? कोरक पुटी। तूतक से कोरक पुटी बनने तक की क्रिया को कोरक भवन कहते हैं। गर्भाशय से कोरक पुटी चिपकने को रोपण कहते हैं। जब कोरक पुटी गर्भाशय में अंतः स्थापित हो जाती है तो आरोपण कहते हैं। आरोपण के पश्चात गर्भाशय में 3 जनन स्तर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का विकास होता है तो उसे गैस्ट्रूला भवन कहते हैं। ये बात हुई भैया यहां तक, ठीक है। एक बार इसको वापस रीडिंग मारेंगे, ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फटाफट ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके, ठीक है। अब देखो गैस्ट्रूला भवन तक की क्रिया हुई। अब अपन इसको साफ कर रहा हूं भैया मैं। अब अपन पढ़ेंगे कि भ्रूण का विकास कैसे होता है। ये तो भैया कोशिका विभाजन की बात हुई, कोशिकाएं विभाजन हुई, 64 कोशिकाएं बनी, ठीक है। अब भ्रूण का विकास कैसे होता है वो बात करेंगे भैया। अब देखें, अब अपना अगली हेडिंग है, इसी चैप्टर की अगली हेडिंग है भैया मानव भ्रूणीय अवस्थाओं का विकास कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है, भ्रूण का अंदर गर्भाशय के अंदर विकास कैसे होता है उसकी बात करेंगे। तो पहली बात है अपनी प्रथम सप्ताह में क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या बनता है भ्रूण में, वो ध्यान करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 24 से 48 घंटे के भीतर 24 से 48 घंटे के भीतर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ध्यान रखना कि प्रथम सप्ताह के अंतर्गत, यानी कि और क्या बात होती है सर, सेकंड चीज ध्यान रखना कि तीसरे दिन मोरूला बनता है। क्या बनता है? तीसरे दिन तूतक बनता है या मोरूला बनता है, एक ठोस अवस्था बनती है जो आपको पता है 8 से 16 सेल्स बनती है, ठीक है। तीसरी बात क्या है सर, चौथे दिन क्या होता है, चौथे दिन
चौथे दिन क्या होता है सर गर्भाशय के अंदर? चौथे दिन कब? निषेचन होने के बाद। चौथे दिन किसका निर्माण होता है? तो ध्यान रखना कोरक पुटी का निर्माण होता है। 32 से 64 सेल बनती है। ठीक है, ये कोशिका विभाजन कोशिका का ही था वो। अब क्या होता है आगे? क्या होती है 7 से 8वें दिन क्या होता है भैया? 7 से 8वें दिन भ्रूण का रोपण होता है। क्या होता है? रोपण होता है। ध्यान करना 7 से 8वें दिन। ये तो थी प्रथम सप्ताह की बात। सेकंड बात करूंगा मैं द्वितीय सप्ताह की। द्वितीय सप्ताह में क्या होता है? तो ध्यान रखना इसकी एक बात, इसमें आदि कोशिका का निर्माण, इसमें आदि कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा नंबर 3 की, यानी कि तृतीय से छठे सप्ताह तक। तृतीय से छठे सप्ताह तक क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है तीनों जनन स्तरों, कौन सी 3 जनन स्तर कौन से? एक्टोडर्म और मिसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण होता है। तीनों जनन स्तरों एक्टोडर्म, मिसोडर्म, एंडोडर्म का निर्माण होता है। कब होता है? तीसरे से छठे सप्ताह के अंतर्गत। तो और क्या होता है सर? और क्या बात है? तो ध्यान रखना और क्या बात होती है? और क्या बात होती है सर? तो ध्यान रखना कि और बात होती है कि हृदय 28वें दिन तो इसी में आया। 28वें दिन हृदय 28वें दिन हृदय धड़कता है। क्या होता है? 28वें दिन हृदय धड़कता है। सर कितनी बार धड़कता है? तो ध्यान रखना 113 बार प्रति मिनट धड़कता है। प्रति मिनट धड़कता है ये। ओके, 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। 28वें दिन हृदय धड़कता है। ये क्रिया कहां होती है? तृतीय से छठे सप्ताह के अंतर्गत होती है। सर आगे क्या होता है? तो नंबर 4 की बात करेंगे अपन। पॉइंट नंबर 4 की बात करूंगा मैं। ये बात हुई तृतीय से छठे सप्ताह की। 4 नंबर बात करेंगे छठे से 8वें सप्ताह। 8वें सप्ताह तक क्या क्या होता है? छठे से 8वें सप्ताह तक। तो ध्यान करना छठे से 8वें सप्ताह तक क्या होता है इसमें? सर इसमें क्या होता है छठे से 8वें सप्ताह में? तो छठे से 8वें सप्ताह में क्या होता है भैया? तो ध्यान रखना छठे से 8वें सप्ताह में क्या होता है सर? छठे से 8वें सप्ताह में यानी कि 8वें सप्ताह में, 8वें सप्ताह में भ्रूण गर्भस्थ शिशु कह सकते हैं, भ्रूण करवट लेता है। करवट लेता है। क्या करता है? करवट लेता है। और क्या होता है? और एक व्यक्ति की जो संरचना होती है उसका 90% तक संरचना बन जाती है। तो आप लिख सकते हो व्यक्ति की 90% तक संरचना का
विकास होता है। ठीक है, ये बातें छठे से 8वें सप्ताह में। अब नंबर 5 आती है सर। 5 क्या आती है? और इसी में क्या होता है? इसी में भैया आप बता सकते हो, इसी में छठे से 8वें सप्ताह में एक और बात बता सकते हो कि इसमें और क्या होता है? इसमें बच्चे के क्या होता है? बच्चे के इसमें और क्या होता है सर? बच्चे में इसमें आप बता सकते हो बच्चे की ग्रंथि का विकास होता है। ग्रंथि का विकास नहीं होता इसमें, तो आप बता सकते हो इसमें बच्चे की जो संवाद कलिकाएं बनती है। ठीक है, अब नंबर 5 आती है। 5 नंबर पे कौन सी आती है? 9वें सप्ताह से 12वें सप्ताह तक क्या होता है? 9वें से 12वें सप्ताह तक। तो ध्यान रखना कि 9वें सप्ताह में, इसको मैं साफ कर रहा हूं भाई, नौवें सप्ताह में क्या होता है? तो पॉइंट ध्यान रखना, 9वें सप्ताह में गर्भस्थ शिशु अंगूठा चूसना शुरू करता है। क्या करता है? अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। और क्या होता है? तो यहां ध्यान रखना, इसी समय बाह्य लिंगों का निर्माण होता है। बाह्य लिंगों का निर्माण होता है। क्या होता है? बाह्य लिंगों का निर्माण। तो हम क्या कर सकते हैं? इस समय लड़के वे लड़की की पहचान संभव है। इसी समय क्या होती है? लड़के व लड़की की पहचान संभव होती है। अब बात करते हैं नंबर 6 पॉइंट की। छठे में क्या आती है? तीसरे से चौथे महीने तक, तीसरे से चौथे महीने तक क्या क्या होता है सर? उसकी बात करते हैं। तो पॉइंट ध्यान रखना, तीसरे से चौथे महीने में क्या क्या होता है? तो मां स्पष्ट रूप से भ्रूण की हलचल को महसूस करती है। क्या करती है? महसूस करती है। क्या करती है? महसूस करती है। और क्या होता है सर? दांतों का विकास होता है। और क्या होता है सर? बच्चा मल त्यागता है। तो आप लिख सकते हो गर्भस्थ शिशु या गर्भस्थ शिशु, है ना? गर्भस्थ शिशु मल का त्याग करता है। और उस मल को क्या कहते हैं? उस मल को मिकोनियम कहते हैं। मिकोनियम करता है, आप लिख सकते हो,
क्या कहते हैं भैया? मिकोनियम कहते हैं। उस मल को क्या कहते हैं? जो गर्भस्थ शिशु के द्वारा त्यागा जाता है उसको भैया मिकोनियम कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? मिकोनियम। अब हुई बात ये तीसरे से चौथे महीने की। पॉइंट नंबर में किसकी बात कर रहा हूं? पॉइंट नंबर में 7 की बात करूंगा भैया। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं अपन। 7 नंबर पॉइंट है चौथे से 6 महीने तक, 6 महीने तक, चौथे से 6 महीने तक। तो क्या होता है सर? तो उस ध्वनि के प्रति वो क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। तो आप लिख सकते हो कि उच्च, बच्चा क्या करता है? उच्च ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है। क्या करता है? उस ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है और उसके बालों का विकास होता है, बालों का विकास होता है। और क्या होता है सर? और उसकी ग्रंथियों का विकास भी होता है। तो इसी समय ग्रंथियों का भी विकास होता है, ग्रंथियों का भी विकास होता है। चौथे से 6 महीने तक क्या क्या होता है? ग्रंथियों का विकास भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 में यानी कि 6 माह से 6 महीने से 6 महीने से जन्म तक क्या क्या होता है? तो वो बात करते हैं। उसमें क्या होता है? जन्म तक क्या होता है सर? तो ध्यान रखना, जन्म तक, उसके बच्चे के 6 से जन्म तक, इस समय में क्या होता है? उसके मस्तिष्क का तीव्र विकास होता है। मस्तिष्क का तीव्रता से विकास होता है। भार में वृद्धि होती है, भार में वृद्धि होती है, भार में वृद्धि होती है। और क्या होता है सर? तो ध्यान रखना, और क्या होता है? सूंघने वाली क्रिया होती है। तो बच्चा कोई सूंघ सकता है, सूंघने की क्रिया होती है। क्या होती है? सूंघने की क्रिया होती है। जन्म तक सूंघने की क्रिया होती है। ठीक है, अब ये क्रिया तो जन्म तक होती है लास्ट में। अब ध्यान रखना, और क्या होता है सर? अब बच्चा क्या करता है? जब जो ही समय काल आता है, क्या आता है? समय का काल आता है, तो समयांतराल पर शिशु, समय अंतराल पर शिशु के आंवल से, क्या किससे रे? आंवल से, प्लेसेंटा से एक तरल स्रावित होता है, उसका नाम है आंवल से प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, जो प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। क्या करता है? प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, जिससे
जिससे शिशु का जन्म होता है। क्या होता है रे? उससे क्या होता है? शिशु का जन्म होता है। अगर शिशु ये प्रसव पीड़ा नहीं होती है तो डॉक्टर के द्वारा एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उसका क्या नाम है? पिटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो प्रसव पीड़ा होने लग जाती है। ठीक है। निषेचन से एक पॉइंट ध्यान रखना, निषेचन से शिशु जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भकाल कहते हैं। क्या कहते हैं रे? गर्भकाल कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं भक्तों? गर्भकाल कहते हैं। और वो मानव में गर्भकाल कितना होता है? तो मानव में गर्भकाल 266 दिन का होता है। कितना होता है रे? 266 दिन का होता है। कितना होता है? 266 दिन का होता है। ये आपका भ्रूणीय अवस्थाओं का विकास होता है पूरा, और ऐसे ऐसे भ्रूण का विकास होता है और बच्चा क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है। और बच्चे के जन्म होने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैंने बताया था भैया पिछली कक्षा में, प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं रे? प्रसव। बच्चे जन्मने की क्रिया को, बच्चे जन्म तक की काल को प्रसव कहते हैं। सॉरी, उसकी क्रिया को क्या कहते हैं? जब बच्चा जन्मता है उसको प्रसव कहते हैं रे। ओके मित्रों।